SK23 पेपर 3 कंटिन्यू करते हैं. 1 और 2. A patient with ulcerative colitis develops associated liver disease. Which condition is most commonly linked? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है और साथ में एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ है. ए प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, बी प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, सी फैटी लिवर डिजीज़, डी हेपाटिक एडिनोमा, ई बर्ड-क्यारी सिंड्रोम. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस की एसोसिएशन होती है, तो ए वुड बी द राइट ऑप्शन. अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस लिवर डिजीज़ है. Next, a pregnant woman with preeclampsia is at risk of seizures. Which electrolyte is used for prevention and treatment? A. Potassium, B. Sodium, C. Calcium, D. Magnesium, E. Chloride. तो प्री जिसमें रिस्क ऑफ सीजर्स हो उसमें हम डी मैग्नीशियम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट डेवलप सडन quadriplegia after a high carbohydrate meal but sensation remains intact. What is the most likely electrolyte abnormality? तो अगर सडन क्वाड्रीप्लीजिया है हाई कार्बोहाइड्रेट मील के बाद लेकिन सेंसेशन इंटैक्ट है, तो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी होती है? ये हाइपोकेलीमिया की वजह से होता है. उसकी रीज़न ये है कि हाई कार्बोहाइड्रेट मील जब लेते हैं तो बॉडी लार्ज अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ करती है और ये इंसुलिन पुश करती है पोटाशियम को फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स, लीडिंग टू अ सडन ड्रॉप इन ब्लड पोटाशियम लेवल्स इन कंडीशंस लाइक हाइपोकेलीमिक पीरियोडिक पैरालिसिस. तो ये पीरियोडिक पैरालिसिस होता है. ये शिफ्ट ट्रिगर करता है एपिसोड्स ऑफ सीवियर मसल वीकनेस या इवन कंप्लीट आपको फील हो सकता है कि पैरालिसिस हो, सच एज क्वाड्रीप्लीजिया. Importantly, sensations जो हैं they remain normal because the problem affects muscle function rather than the sensory nerves. तो सिर्फ muscle function affect होता है, sensory nerves को कुछ नहीं होता. In simple term, जो muscles हैं वो temporarily lose करते हैं their ability to contract due to low potassium, even though जो nerves हैं they are working still fine. Next, a patient develops a deep venous thrombosis followed by paradoxical stroke. Examination shows pulmonary hypertension and enlarged cardiac silhouette. What is the most likely diagnosis? तो पैराडॉक्सिकल स्ट्रोक के बाद डीवीटी हुआ है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन एग्जामिनेशन पे है और एनलार्ज कार्डियक सिलबेट है, तो क्या हो सकता है? वीएसटी, टी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, एट्रियल सेप्टल defect, patent foramen ovale या coarctation of aorta. So C atrial septal defect would be the right option. क्यों? क्योंकि chronic atrial septal defect जब होगा तो उसकी वजह से ही पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, शंट रिवर्सल होगा, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म होगा और स्ट्रोक होगा. ठीक है, तो ये याद रखना है. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म होती है. क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस दिए हैं. अच्छा, ये किसी क्वेश्चन के साथ होगा. रिफ्लेक्सेस काउंट अप इन ऑर्डर. ठीक है. Achilles reflex S1 S2 buckle my shoe. Patellar reflex L3 L4 kick the door. Biceps and brachioradialis reflexes C5 और C6 होता है pick up sticks. ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स C7 C8 होता है lay them straight. लेकिन अगर एक ही ऑप्शन हो तो आपने C7 को प्रेफर करना है. क्रीमस्टारिक रिफ्लेक्स में L1 L2 टेस्टिकल्स मूव. एनल विंक में S3 S4 विंग्स गैलोर. मुश्किल इनमें से कौन से हैं? उनमें एनल विंक S3 S4 होता है. क्रीमस्टारिक याद रखना कि L1 L2 होता है. बाइसेप्स और ट्राइसेप्स याद रह जाते हैं. पटालर रिफ्लेक्स याद रखना कि ये L3 L4 होता है. और एक्लीज S1 S2. ठीक है, और अगर एक ही ऑप्शन हो तो प्रेफर S1. देन नेक्स्ट, 40-year-old woman undergoes thyroidectomy for Graves' disease, which is a late post-operative complication. तो Graves' disease के बाद थायरॉयडेक्टमी की और क्या हो सकता है पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में? ए हाइपोथायरॉयडिज्म, बी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, लेरेंजियल एडिमा या हैमरेज. तो जब थायरॉयडेक्टमी करते हैं तो पैराथायरॉइड्स भी रिमूव हो जाते हैं, पेशेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की तरफ चला जाता है, टेटनी वाले फीचर्स आते हैं. बी वुड बी द राइट ऑप्शन. Patient presents with symptoms of carpal tunnel syndrome. During surgical decompression, the surgeon identifies the ligament forming the roof of the carpal tunnel. ठीक है. नेक्स्ट, क्या पूछना चाह रहे हैं?
trace its attachment, which structure is found on the medial side of the ligament? तो कार्पल टनल के मीडियल साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा? अब ये बोन्स की, कार्पल बोन्स की लोकेशन याद होनी चाहिए। स्केफॉइड, ट्रेपीजियम, पिसिफॉर्म, कैपिटेट, हैमेट। ठीक है, तो सी पिसिफॉर्म वुड बी द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट रूफ बनाता है कार्पल टनल का। ठीक है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट ने तो रूफ बना दी। लैटरली तो स्केफॉइड ट्रेपीजियम होगा। मिडिली उसका पिसिफॉर्म और हुक ऑफ हेमेट होगा। दो लाइंस होती हैं, तो पहली लाइन में लैटरली स्केफॉइड और ट्रेपीजियम, और मीडियल साइड पे एक साइड पे हुक ऑफ हेमेट और पिसिफॉर्म होगी। ठीक है, देन मीडियल साइड पे यही ऑप्शन थी, हुक ऑफ हेमेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये फूड पॉइजनिंग वाले भी क्वेश्चंस बीच में ऐड किए हैं, ये किसी क्वेश्चंस में होंगे। फूड पॉइजनिंग एंटेरोटॉक्सिन मीडिएटेड जो होते हैं वो स्टाफ ऑरिस और बैसिलस सीरियस से होती है। ये एंटेरो एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड है। ऑस्टियोमाइलिटिस स्टाफ ऑरियस से होगा। मोस्ट कॉमन ओवरऑल जो ऑस्टियोमाइलिटिस है वो स्टाफ ऑरियस से ही होता है, लेकिन ऑस्टियोमाइलिटिस अगर सिकल सेल डिजीज़ के अंदर हो तो वो साल्मोनेला से होता है। और अगर ऑस्टियोमाइलिटिस आईवी ड्रग यूजर्स में हो तो वो भी एक तो स्टाफ ऑरियस में आता है, एक सूडोमोनास से होगा और कैंडिडा से होगा। सो आईवी ड्रग यूजर्स में आपने कैंडिडा और सूडोमोनास भी याद रखना है। सिकल सेल डिजीज में साल्मोनेला, और ऑस्टियोमाइलिटिस अगर जनरल पूछें तो स्टाफ ऑरियस। यूटीआई में मोस्ट कॉमन ई कोलाई आ जाएगा। सेप्रोफिटिकस जो स्टेफलोकोकस स्पीशी का है वो आ जाएगा, लेकिन वो यंग वुमेन में होगा। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की अगर बात करें तो क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस होगा। यूजुअली को इन्फेक्ट होता है ये नाइसीरिया गोनोरी के साथ। दोनों को इकट्ठा ट्रीट भी कर देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। देन नोजोकोमियल निमोनिया की बात करें तो नोजोकोमियल निमोनिया में भी स्टाफ ऑरियस है, सूडोमोनास है, क्लेप्शेला और एसिनिटोबैक्टर है। ठीक है, तो स्टाफ ऑरियस, सूडोमोनास, क्लेप्शेला और एसिनिटोबैक्टर आपने नोजोकोमियल निमोनिया में याद रखना है। इसकी सेची की डायग्राम्स अगर आपको याद हो या इवन फिर भी ना भी याद हो तो याद रखना आसान है। स्टाफ ऑरियस और क्लेप्शेला तो याद रहेगा। बाकी सूडोमोनास की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होता है, वेरी कॉमन। एसिनोटोबैक्टर एक नया होगा। पाल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी किससे होती है? एक तो नाइसीरिया गोनोरी से होती है, सेकंड क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस से भी पीआईडी होती है। तो क्लेमीडिया से हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी पढ़ ली। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स आफ्टर ट्रॉमा विद अ फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर, व्हाट इज द टिपिकल लिम्ब पोजीशन? तो अगर नेक को फीमर का फ्रैक्चर हो तो टिपिकल लिम्ब पोजीशन क्या होगी? ए फ्लेक्स्ड नी, बी एक्सटेंडेड नी, सी एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप विथ शॉर्टेंड लिम्ब, डी इंटरनल रोटेशन ऑफ लिम्ब विथ शॉर्टेंड लिम्ब, ई एबडक्टेड लिम्ब। तो अगर नेक को फीमर का फ्रैक्चर हो तो पहली बात ये कि लिम्ब नहीं शॉर्टन होना है, और दूसरी बात ये कि एक्सटर्नल रोटेशन होनी है हिप की। ठीक है, नेक को फीमर फ्रैक्चर होगी तो एक्सटर्नल रोटेशन होगी हिप की विद shortened limb. Next question, a patient has loss of ankle reflex with preserved other reflexes. Which intervertebral disc is most likely herniated? तो ankle reflex किससे होता है? ठीक है, और बाकी सारे reflexes नॉर्मल है। L3 L4 से, L4 L5, L5 S1, S1 S2, L2 L3। ठीक है, सो L5 टू S1 वाली जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये मोस्ट लाइकली हर्निएट हुई है, जिसकी वजह से एंकल रिफ्लेक्स लूज़ हुआ है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का पूछा है। जो आपकी नर्व रूट है वो दो के दरमियान में से निकलेगी। जो S1 है वो L5 के नीचे से निकलेगी। ठीक है, S1 के ऊपर से। S1 और S2 के दरमियान में S1 नहीं होगी। सो L5 से S1 के दरमियान S1 होगी नर्व रूट, और वो कंप्रेस होगी, उसमें हर्निएशन हुई है, उसका प्रॉब्लम है। तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन, L5 S1। यहाँ पे बच्चे गलत कर देंगे, S1 S2 लगा देंगे। उन्होंने इंटरवर्टिब्रल डिस्क का पूछा है, नर्व रूट का नहीं पूछा। अब
patient with sickle cell anemia develops osteomyelitis, which organism is most likely responsible? ये अभी हमने किया है कि अगर पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस है और साथ में सिकल सेल एनीमिया है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस सैल्मोनेला की वजह से होता है। ऑप्शंस में स्टाफ ऑरियस, बी सैल्मोनेला, सूडोमोनास, ई कोलाई, क्लेब्सिएला। तो क्या होगा? बी सैल्मोनेला वुड बी द राइट ऑप्शन। देखते हैं क्या आंसर लगाया इन्होंने। यस, बी is the right option. Next, a patient develops clostridioides difficile infection and has hypersensitivity to metronidazole. What is the next best treatment option? तो नॉर्मली अगर हमने metronidazole देना था, लेकिन अगर उससे hypersensitivity है तो हम क्या दे सकते हैं? A ciprofloxacin, B amoxicillin, C vancomycin, D azithromycin या E rifampicin. तो C vancomycin would be the right option. हम vancomycin दे सकते हैं C diff में। Next, a patient presents with bloody diarrhea and trophozoites are seen in stool microscopy. What is the drug of choice? ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से था और उसमें कौन सी ड्रग हम देंगे? बी मेट्रोनिडाजोल वुड बी द राइट ऑप्शन। वैंको नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादातर हम ये ग्राम पॉजिटिव कवरेज के लिए दे रहे होते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं होगा, एल्बेंडाजोल नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं, बी मेट्रोनिडाजोल देते हैं हम। Next, a patient is found to have multiple liver cysts, the largest measuring 8 centimeter and imaging. Which investigation is most appropriate to confirm the diagnosis? तो जो कंफर्म करना है डायग्नोसिस को अल्ट्रासाउंड से करेंगे, सीटी एब्डोमेन से करेंगे, एंटी एकाइनोकोकल एंटीबॉडीज़ करेंगे, एमआरआई करेंगे या लिवर बायोप्सी करेंगे। सो एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस की वजह से हाइलाइटेड डिजीज़ होती है, तो जो कंफर्म करेगा डायग्नोसिस को इन्वेस्टिगेशन वो एंटी एकाइनोकोकल एंटीबॉडीज़ होंगी। तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, एंटी एकाइनोकोकल एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट, एन HIV पॉजिटिव पेशेंट प्रेजेंट्स विद मल्टीपल रिंग इनहैंसिंग लीजन्स इन द ब्रेन ऑन इमेजिंग। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो रिंग इनहैंसिंग लीजन्स हैं और HIV पॉजिटिव पेशेंट हो, ये पेट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, उसमें ऐसे होता है। ऑप्शंस देखते हैं, ट्यूबरकुलोमा, लिम्फोमा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ब्रेन एब्सेस, न्यूरोसिस्टाइटिस सर्कोसिस। सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन में क्या है कि CNS लिम्फोमा आपको सिंगल या मल्टीपल सॉलिड इन्हांसिंग मास की तरह मिलेगा और ये क्रॉस करता है कॉर्पस कैलोसम को और होमोजीनियस इन्हांसमेंट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। CNS लिम्फोमा सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी होता है, कॉर्पस कैलोसम को क्रॉस करता है और इसकी भी इन्हांसमेंट इंक्रीज होती है होमोजीनियस। देन टॉक्सोप्लाज्मोसिस HIV पेशेंट्स में ज़्यादातर होता है और मल्टीपल रिंग इन्हांसिंग लीन्स होती हैं और एक्सेंट्रिक टारगेट साइन मिलेगा। इनर इन्हांसिंग कोर होगी, फिर इंटरमीडिएट जोन मिलेगा और फिर एक आउटर रिम मिलेगी, तो ये एक एक्सेंट्रिक टारगेट साइन बोलते हैं। ब्रेन एब्सेस की अगर देखें तो ब्रेन एब्सेस में या तो साथ में फीवर होना चाहिए और रेगुलर थिन रिंग होती है इन्हांसमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, a patient with Graves' disease develops decreased vision and visual field defects. What is the most likely cause? Extraocular muscle involvement, optic nerve compression, proptosis, corneal dryness, increase intraocular pressure. तो अगर ग्रेव्स डिजीज़ में ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स और विजन लॉस आ रही है तो क्या वजह है उसकी? ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसमें क्या लगा सकते हैं? वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्वमेंट बच्चे लगा के कंफ्यूज कर देते हैं, ये नहीं लगाना। या प्रोप्टोसिस इज़ नॉट द कॉज ऑफ डिक्रीज विजन या विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, उसने कॉज पूछी है, ठीक है। तो जब प्रोप्टोसिस हो रही है और सारे एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस वगैरह की डेपोजिशन हो रही है बिहाइंड द आई ग्लोब, ठीक है, तो पीछे क्या पड़ी है? ऑप्टिक नर्व पड़ी है। ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो रही है जिसकी वजह से विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आ रहे हैं, विजन लॉस हो रहा है। सो बी वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ड्रग इज प्रेफर्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी? ए एस इनहिबिटर्स, बी आर्ब, सी निफेडिपिन, डी एटेनोलॉल, ई स्पाइरोनोलेक्टोन। तो अगर हाइपरटेंशन हमने प्रेगनेंसी में ट्रीट करनी है तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव मॉम्स लव मिथाइल डोपा, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये निफेडिपिन है, निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, तो निफेडिपिन देते हैं हम।
सी वुड बी द राइट ऑप्शन। एस नहीं हो सकता, आप नहीं है, एटिनोल इज बीटा ब्लॉकर, वो नहीं देते, स्पाइरोलेक्टोन भी नहीं है, तो निफेडिपिन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हुई है तो आपने ए डेल्टाइजम नहीं देना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देना, बीटा ब्लॉकर नहीं देना, या बाइसोप्रोलोल नहीं देना। तो क्या नहीं देते हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में? ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में आपको ऑलरेडी पता है कि इतनी मुश्किल होगी हार्ट को हाइपरट्रॉफिक कार्डिक मायोफाइबर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने में और आगे ब्लड पंप करने में। ठीक है, तो अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दोगे, ठीक है, तो उससे मज़ीद ये मसला ख़राब हो जाएगा, कार्डिक फीलिंग सही से नहीं होगी, आउटपुट कम हो जाएगी। तो बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम नहीं देते अगर कोई हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हुई होती है। अब इसमें कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अब ये याद कर लें तो बेहतर है। कुछ ड्रग्स जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, डायरेक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, उनमें एक तो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, डायहाइड्रोपिरिडीन वाले। डायहाइड्रोपिरिडीन वाले वो हैं निफेडिपिन, अम्लोडिपिन वगैरह, आपने नहीं देने इनको। सेकंड, अल्फ़ा ब्लॉकर नहीं देना और एस इनहिबिटर भी नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखें ना एस इनहिबिटर का क्या मतलब होता है। एस इनहिबिटर अगर हम देंगे तो एल्डोस्टेरोन भी कम होगा, एल्डोस्टेरोन कम होगा तो ऑलरेडी सोडियम और वाटर रिटेंशन कम होगी, आपकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा। और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में ऑलरेडी एक तो आपकी फिलिंग सही से नहीं हो रही, पंपिंग भी सही से नहीं हो रही, और मज़ीद वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, डायूरेटिक, डायूरेटिक से क्या होगा, उससे भी फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में होता क्या है और हम क्यों क्यों इन चीज़ों को रोक रहे हैं। हर वो चीज़ जो ऑलरेडी आपके ब्लड के वॉल्यूम को, जो कार्डिक आउटपुट है, कम करेगा, या पी लोड को कम करके या आफ्टर लोड को कम करके, हमने वो नहीं देना। हमने नाइट्रेट्स नहीं देने, हमने डिज नहीं देना, ठीक है, डायूरेटिक नहीं देना, डाइडोपेरिडीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देने, अल्फ़ा ब्लॉकर्स नहीं देने। अल्फ़ा ब्लॉकर देने का क्या मतलब है कि ऑलरेडी उसकी जो सिंपैथेटिक टोन है वो लूज़ हो जाएगी आपके सिस्टमिक वेस्कुलर सिस्टम की, तो हमने वो भी नहीं देनी। क्यों? क्योंकि उससे भी आपका आफ्टर लोड पे इफेक्ट आएगा। ड्रग्स कॉमनली यूज्ड इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो हम यूज़ कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शंस में था भी बीटा ब्लॉकर, मेट्रोप्रोलोल दे दें, प्रोप्रानोलोल दे दें, या इवन जो नॉन डाहाइड्रोपिरिडीन वाले हैं आप वो दे सकते हो, जिसमें वेरापामिल, डिल्टाइजम वगैरह हो गए, आप वो दे सकते हो। डाइसोपेरामाइड दे सकते हो। ठीक है, तो क्या देना है हाइपोट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में? आप बीटा ब्लॉकर्स दो, डाइसोपेरामाइड दो, या फिर वेरापामिल दो और डेल्टाइजम दो। ये नॉन डाहाइड्रोपिरिडीन वाले हैं। जो आपने नहीं देने वो डाहाइड्रोपिरिडीन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, निफेडिपिन, अम्लोडिपिन, डायूरेटिक नहीं देना, डिज नहीं देना, नाइट्रेट्स नहीं देना, एस इनहिबिटर, अल्फा ब्लॉकर नहीं देना। से बहुत टाइम लगा लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिक्वायर्स डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी टू स्लो डिजीज प्रोग्रेशन, विच ड्रग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो रोमोटॉइड आर्थराइटिस है और डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी यूज़ कर रहा है टू स्लो द डिजीज़ प्रोग्रेशन, विच ड्रग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। ए स्टीरॉइड्स, बी मेथोट्रेक्सेट, सी एनसेड्स, डी पैरासीटामोल, ई एस्पिरिन आ जाती है। तो कौन सी ड्रग हम यूज़ करते हैं स्लो करने के लिए डिजीज़ प्रोग्रेशन रोमोटॉइड में? क्या हम स्टीरॉइड्स देते हैं, क्या हम पैरासीटामोल देते हैं, क्या हम एस्पिरिन देते हैं? बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स में हो सकते हैं या मेथोट्रेक्सेट में। तो मेथोट्रेक्सेट इज़ द राइट ऑप्शन। उन्होंने डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी का पूछा है। ठीक है, बी मेथोट्रेक्सेट इज़ द राइट ऑप्शन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम ये देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? हाइड्रोजन आइंस ने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या करना होता है? ए बाइकार्ब की रीएब्जॉर्प्शन, पी अमोनियम एक्सक्रीशन, सोडियम एक्सक्रीशन, फ्लोराइड सीक्रीशन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अब इसमें दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ बीटा लगा देंगे कि अमोनिया के साथ जुड़ के अमोनियम की सिक्रीशन कराएगा, या ए बाइकार्बोनेट, दैट इज़ द राइट आंसर। होता क्या है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है
उसमें जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के थ्रू सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के थ्रू ये एक्सक्रीट हो गया। अब हाइड्रोजन आइन कंबाइन करेगा ऑलरेडी फिल्टर हुआ हुआ बाइकार्बोनेट के साथ जो कि ल्यूमेन में होता है। ठीक हो गया, उसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब ये कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर में दोबारा कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब ये ल्यूमेन में काम हो रहा है। फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा डिफ्यूज़ कर जाती है ट्यूबुलर सेल के अंदर और ये दोबारा से बाइकार्बोनेट आयन बना देती है। और फिर ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये उसकी दूसरी साइड से बेसोलैटरल साइड से ब्लड वाली साइड पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये टोटल पर्पस था कि सबसे पहले हाइड्रोजन सिक्रीट हो, ठीक है, फिर वो बाइकार्ब के साथ मिले, कार्बोनिक एसिड बनाए, कार्बोनिक एसिड टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाए, ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाए वो बाइकार्ब बनाए और फिर बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट अ कैरियोटाइप शोज 47X double Y इन अ मेल पेशेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या पूछ रहा है वो कि व्हाट इज़ द लाइकली मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। A. Non-disjunction, B. Disjunction, C. Mosaicism, D. Translocation, E. Deletion. तो even if you don't know this, so common sense यूज़ कर सकते हैं इसमें। ई डिलीशन नहीं हो सकता। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जीन मूव कर रही है लोकस के दरमियान में, तो ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकती। मोजेसिज्म का मतलब है कि कुछ सेल्स के अंदर कोई 47XY है, किसी में 47X डबल वाई होता तो उसको मोजेसिज्म कहते हैं। डिसजंक्शन में तो नॉर्मल आपकी डिवीजन हो गई ना, जो मेटाफेज के बाद हो रही होती है। नॉन डिस्जंक्शन मतलब सही से नहीं हुई, एक साइड पे बिल्कुल जीरो कुछ भी नहीं गया और एक साइड पे दो वाई आ गए। सो नॉन डिस्जंक्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। Next, a cell undergoing programmed cell death shows DNA fragmentation forming a characteristic ladder pattern on gel electrophoresis. But type of cell death is this? Ladder pattern जो आपको मिलता है electrophoresis पे वो किस में मिलता है? Apoptosis में मिलता है। This is not necrosis. This is not necrosis. ठीक है, आप प्रोटियोलिसिस में कंफ्यूज नहीं हो सकते, के और एक्सेस में नहीं हो सकते। आपको दो ही ऑप्शंस में कंफ्यूजन मिलेगी, नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस। विजुलाइज करने का तरीका क्या है कि अगर जो नेक्रोसिस है ना, दैट इज़ हैप्पैजार्ड सेल डेथ, दैट इज़ नॉट अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो उसमें डीएनए इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा कि सेल डाई कर रहा है, उसका डीएनए प्रोग्राम्ड वे में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट कर डिसइंटीग्रेट होगा। वो किसी भी तरह से हो सकता है, सेल बर्स्ट हो जाएगा, एंजाइम सारी चीज़ें बाहर निकल आएंगी। सो जो करेक्टरिस्टिक एक लाडर पैटर्न मिल रहा है जिसमें फ्रेगमेंटेशन एक खास तरीके से हो रही है, ये एपोप्टोसिस में हो रही है, एंड दैट शोज अ प्रोग्राम्ड pre-decided way of disintegrating. So B, apoptosis is the right option. Next, a pathology specimen shows cell death without inflammation due to a controlled cellular self-destruction. How is apoptosis best defined? A, inflammatory cell death, B, necrotic cell death, C, non-inflammatory programmed cell death, D, accidental cell death या E, infective cell death. तो क्या हो रहा है, सेल डेथ हो रही है लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं है, एक कंट्रोल्ड सेलुलर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो एपोप्टोसिस आप कैसे डिफाइन करोगे? इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ नहीं होती, नेक्रोटिक सेल डेथ नहीं होती, नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दिस इज एपोप्टोसिस। नेक्स्ट में एक्सीडेंटल नहीं है, इन्फेक्टिव भी नहीं है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। एपोप्टोसिस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कभी वो काउंसलमेंट बॉडीज पूछ लेंगे, कभी फ्रेगमेंटेशन पूछ लेंगे, ठीक है, ये का भी डेफिनेशन। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ ट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस डेवलप्स क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ एंड HRCT शोज डायलेटेड ब्रोंकाई विद थिकन्ड ब्रोंकियल वॉल्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इमेजिंग फाइंडिंग। ठीक है, टीबी का पेशेंट था, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ हो रही थी उसको, HRCT कराया, डायलेटेड ब्रोंकाई मिले विद थिकन्ड ब्रोंकियल वॉल्स। मोस्ट लाइकली इमेजिंग फाइंडिंग क्या है इसके अंदर? ए, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, बी, हनी कॉम्बिंग, सी, ट्रैमटैक साइन, वाटर लिली, एयर क्रेसेंट साइन। सी, ट्रैमटैक साइन, डी, वाटर लिली साइन, ई, एयर क्रेसेंट साइन। ठीक है, तो इमेजिंग फाइंडिंग पे HRCT पे आपको क्या मिलता है? ट्राम ट्रैक साइन मिलता है। ठीक है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी
इसमें नहीं होती। हनी कॉम्बिंग आपको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस वाले पैटर्न में मिलती है। वाटर लिली साइन भी इसका नहीं है, एक क्रेसेंट साइन भी इसका नहीं है। सो सी ट्राम ट्रैक साइन मिलता है आपको डायलेटेड ब्रोंकाई और थिकेंड ब्रोंकियल वॉल्स की वजह से। ठीक है, सो सी वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, ब्रोंकी एक्टिसिस वाला भी तो सारा पिक्चर है ना, डायलेटेड ब्रोंकाई हैं, थिकेंड ब्रोंकियल वॉल्स हैं, तो ट्राम ट्रैक साइन होता है। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड coronary artery disease presents with sudden chest pain and ST elevation in multiple ECG leads along with the elevated cardiac enzymes. What is the most likely underlying cause? A, aortic dissection। क्वेश्चन पहले समझ लें कि हाइपरटेंशन भी है, coronary artery disease भी है, सडन चेस्ट पेन हो रही है और ST एलिवेशन आ रही है मल्टीपल ECG लीड्स में, कार्डिक एंजाइम्स भी एलिवेटेड हैं, तो अंडरलाइन कॉज क्या हुई है? ए, एओर्टिक डायसेक्शन। बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सी, venous embolism। डी, arterial thrombosis। ई, arterial embolism। सो डी, arterial thrombosis इज द राइट ऑप्शन। बाकी क्यों नहीं है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई हिस्ट्री नहीं दी किसी लॉन्ग फ्लाइट की या किसी पोस्ट सर्जिकल स्टे की या किसी हाइपरकोगुलेबल स्टेट की तरफ रेफ़र किया हो कि वो सीपीज वगैरह ले लेती है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। ठीक है, वेनस थ्रोम्बोसिस में भी कोई स्टेसिस की हिस्ट्री होती, आर्टीरियल एम्बोलिज्म में भी कुछ बताया होता। उन्होंने सिर्फ हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दी है, साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो मोस्ट लाइकली प्लाक जो बनते हैं आपके आर्टरीज़ के अंदर बनते हैं, वहीं से ही रप्चर होके अगर कुछ होना हो स्ट्रोक वगैरह तो वहीं से ही होता है। तो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस बनता है अगर कोमोर्ब्स में हाइपरटेंशन और सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मेंशन है, तो उसी की वजह से ST एलिवेशन हुई, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एन एम्बोलिज्म, दैट इज़ बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस में भी हमने उसकी जगह आइडेंटिफाई कर ली है कि दैट इज़ नॉट वीनस, वो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की वजह से है। Next, a patient presents shortly after onset of myocardial infarction, symptoms which cardiac marker rises first in the blood, CKMB, myoglobin, troponin, LDH या AST। तो शॉर्टली आफ्टर MI कौन सा कार्डिक मार्कर पहले राइज करता है? तो शॉर्टली आफ्टर जब पूछेंगे तो मायोग्लोबिन होता है। कार्डिक एंजाइम्स में AV फिस्टुला इम्पॉर्टेंट है, आर्टियोवीनस फिस्टुला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्डिक एंजाइम्स, अच्छा ये मिस प्रिंटिंग हुई है उनकी। थिंग्स यू शुड नो अबाउट कार्डिक मार्कर्स फॉर MI, सबसे पहले मायोग्लोबिन राइज करता है और ये सबसे पहले डिसअपेयर भी हो जाता है। सो राइजेस फर्स्ट, डिसअपेयर्स फर्स्ट। नेक्स्ट, LDH को हम लेज़ी एंजाइम कहते हैं क्योंकि ये लेट आता है और जाता भी लेट है। 24 घंटे के बाद ये राइज करेगा और 14 दिन तक रहता है। तो LDH इज़ L फॉर LDH एंड L फॉर लेज़ी। 24 घंटे के बाद आएगा और 14 दिन तक रहेगा। Troponin I has the greatest sensitivity and specificity, तो ये तो बहुत नॉर्मल है, आपको पता है। द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम विद इन फर्स्ट आवर जो कराएंगे वो मायोग्लोबिन होती है। अगर ECG है ऑप्शन के अंदर देन ECG हम गोल्ड स्टैंडर्ड रखेंगे पहले 6 घंटों में। बाकी CKMB हो सकता है ऑप्शन में, ये कंफर्मेशन के लिए होता है री इन्फॉक्शन के, एज दिस एंजाइम डिसअपेयर्स आफ्टर 72 आवर्स ऑफ MI। ठीक है, जब भी री इन्फॉक्शन का पूछेंगे तो CKMB, उसकी रीज़न ये है कि 72 आवर्स के बाद ये डिसअपेयर हो जाता है। तो अगर पेशेंट 72 आवर्स ऑफ इनिशियल अटैक के बाद आता है और फिर भी आपको ये एलिवेट मिलता है तो इसका मतलब है कि री इन्फॉक्शन हुई है। सो यू आर सस्पेक्टिंग अ री इन्फॉक्शन, गो फॉर CKMB। मायोग्लोबिन डिसअपेयर्स आफ्टर 24 to 48 आवर्स, तो विद इन फर्स्ट आवर अपेयर हो गया और पहले दिन या दूसरे दिन में ही गायब हो गया। जो CKMB है ये 72 आवर्स के बाद हो गया। ट्रॉप आई 7 से 10 दिन के बाद होता है और LDH तो 14 दिन के बाद होता है। ट्रॉप आई याद रखें 7 to 10 डेज, LDH याद रखें, मायोग्लोबिन याद रखें। नेक्स्ट, a patient is suspected of having myocardial infarction. Which biomarker is the most sensitive for diagnosis? A, CKMB, B, myoglobin, C, troponin, D, LDH। तो अगर हम MI सस्पेक्ट कर रहे हैं, सेंसिटिव कौन सा है डायग्नोसिस के लिए? तो अभी मैंने करवाया है, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर? ठीक है,
सी वुड बी द राइट ऑप्शन, ट्रोपोनिन होना चाहिए। सेंसिटिव यही होता है मोस्ट। अ पेशेंट इज फाउंड इन पल्सलेस ventricular fibrillation on cardiac monitoring. What is the most immediate management step? A. IV amiodarone. B. Unsynchronized defibrillation, lidocaine, IV, CPR only. अगर पल्सलेस वी फिब चल गया है ना उसको, तो उसमें आपने डीफिब ही करना होता है, अनसिंक्रोनाइज डिफिब्रिलेशन। ठीक है। Next, a patient in traumatic shock has weak femoral and peripheral pulses, making peripheral access difficult. What is the most appropriate vascular access? Femoral नहीं मिल रही, peripheral भी नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे? सीवी लाइन डालते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, पेरिफेरल आईवी कैनुला, पेरिफेरल तो मिल ही नहीं रही, फेमरल आर्टरी नहीं मिल रही, तो आपने वेन क्या करना है? ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल वीनस एक्सेस, इंटरनल जुगुलर या सबक्लेवियन यूज़ करें, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। डी सेफनस वेन भी नहीं, इंट्रा आर्टीरियल लाइन भी नहीं, हम हमेशा सेंट्रल वीनस लाइन डालते हैं, फिर इंटरनल जुगुलर में डालते हैं या सबक्लेवियन में डालते हैं। Next, a researcher compares the presence or absence of disease between two independent groups in a clinical study. Which statistical test is most appropriate? A. T-test, B. ANOVA, C. chi-square, D. pair T-test. तो अगर रिसर्चर कंपेयर कर रहा है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के अंदर के डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है, दो एंटिटीज़ में कर रहा है वो, और कैटेगोरिकल है, इधर है या नहीं है। विच स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट? सो सी काई स्क्वायर टेस्ट इज़ द राइट ऑप्शन। काई स्क्वायर कैटेगोरिकल के लिए देखेंगे प्रेजेंस है या एब्सेंस ऑफ डिजीज़ बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, दो entities or categorical chi-square. Next, a patient develops muscle spasms and convulsions shortly after thyroid surgery. What is the most appropriate immediate treatment? थायराइड सर्जरी के बाद मोस्ट लाइकली क्या होता है कि पैराथायरॉइड्स भी रिमूव हो जाते हैं, तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की तरफ पेशेंट चला जाता है और टेटनी वाले फीचर्स आते हैं। तो फिर आपको क्या देना चाहिए? ए आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, बी आईवी मैग्नीशियम सल्फेट, सी ऑरल कैल्शियम, डी विटामिन डी इंजेक्शन, या ई आईवी पोटेशियम। तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। Next, a 45-year-old man presents with inability to close his right eye, drooping of the mouth on the same side, and loss of forehead wrinkles. On examination, क्या क्या हो गया अभी तक? राइट आई क्लोज नहीं हो रही, यानी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का मसला होगा। ड्रूपिंग ऑफ द माउथ नहीं हो रहा सेम साइड पे, ठीक है, तो ये ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का मसला होगा। नेक्स्ट, लॉस हुआ है ट्रिंकल्स का फोरहेड के, तो फ्रंटालिस मसल का भी मसला हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन बोथ अपर एंड लोअर फेशियल मसल्स आर अफेक्टेड, दोनों अपर और लोअर दोनों अफेक्ट हुए हैं। वेयर इज़ द लीजन मोस्ट लाइकली लोकेटेड? ए लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स, बी फेशियल नर्व न्यूक्लियस इन द पॉन्स, सी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इन इंटरनल कैप्सूल, डी ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस। अगर अपर और लोअर दोनों अफेक्ट हुए ना, तो इसका मतलब है कि कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है। फेशियल नर्व न्यूक्लियस इन द पॉन्स, अच्छा नहीं, अपर और लोअर दोनों अफेक्टेड हैं उसके, ठीक है। तो यस, बी फेशियल नर्व न्यूक्लियस इन द पॉन्स इज द राइट ऑप्शन। सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर तो वैसे ही गलत ऑप्शन है। ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस इस 5, हम 7 की बात करें, ये तो वैसे ही गलत हो गया। लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स क्यों होगा? राइट साइड की बात हम कर रहे हैं, तो पॉन्स में तो ऐसा ही नहीं होना, जिस साइड का इफ़ेक्ट हुआ है उसी साइड की नर्व इन्वॉल्व होगी, वो वैसे ही गलत हो गया। पीछे क्या बचता है? फेशियल नर्व न्यूक्लियस इन द बॉन्स, या सी अपर मोटर न्यूरॉन लियन इन द इंटरनल कैप्सूल। सो बी फेशियल नर्व न्यूक्लियस राइट ऑप्शन है। फेशियल नर्व इंटरनल अकूस्टिक मीटर से पास करेगा, फेशियल नर्व ब्रांच करती है, टेम्पोरल होती है, जाइगोमेटिक होती है, बकल तो अपने फेस के फीचर्स अगर हम अपवर्ड से डाउनवर्ड याद रखें तो वो वैसी याद हो जाएगी, निमोनिक की भी ज़रूरत नहीं है। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल होंठों के पास, देन मैंडिबल के पास, मैंडिबुलर, एंड नेक में सर्वाइकल आ जाएगी। अगर फेशियल पॉलिसी और साथ में कन्वर्जेंट स्क्विंट मेंशन है, फेशियल पॉलिसी का मतलब 6 है, कन्वर्जेंट स्क्विंट का मतलब है कि लैटरल उसकी साइड पे एबडक्शन नहीं हो रही, वो लैटरल रेक्टस नहीं करानी है जिसको एब्ड्यूसेंट नर्व सप्लाई करती है, तो 6, 7
पॉन्स में होती हैं तो लियन पॉन्स में है। सप्लाई करेगी फेस, ईयर, टेस्ट और टीयर को। फेस पे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ईयर में नर्व टू द स्टेपीडियस, तो हाइपर एक्यूसिस इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ स्टेपीडियस। टेस्ट में इसने एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करना है। टीयर में इसने पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देने होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स को। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड को भी ये देता है। ऑर्बिकुलरिस ओकुला इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ब्लिंक या क्लोज नहीं होती आईलिड्स। ठीक है, तो पॉन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर इंटरनल कैप्सूल होता ना तो उसके अंदर कोई कंट्रालैटरल वाली या कुछ और फीचर्स होते, सिर्फ एक आइसोलेटेड सेवेंथ का डिफेक्ट ना आता। 2082 की अगर हम बात करें तो अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद फ्रॉथी यूरिन एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग शोज लिपिड लेडन कास्ट गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस। व्हाट सब्सटेंस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल? ए प्रोटीन, बी ग्लाइकोजन, डी सी कैल्शियम, डी लिपिड या यूरिक एसिड। तो फ्रॉथी यूरिन अगर आ रहा है, लिपिड लेडन कास्ट भी आ रही हैं, तो डी, ये लिपिड की वजह से ऐसे हो रहा है। Next, a patient presents with resting tremor, cogwheel rigidity, symptoms that improve with voluntary movement. What is the most likely diagnosis? ये सारे उसने पार्किंसन वाले दिए हैं, तो ए हंटिंगटन जो ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। आगे नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। Then B, Parkinson disease, that is the right option. C, essential tremor. D, cerebellar lesion. E, Wilson disease. So B, Parkinson disease is the right option. Next, a patient is suspected to have acromegaly but growth hormone levels are intermittently normal. Which test is most useful for confirmation? तो एक्रोमेगैली है लेकिन ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इंटरमिटेंटली नॉर्मल हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? आईजीएफ लेवल्स यूज़ करते हैं, इंसुलिन like growth factor 1, so A would be the right option. बाकी देख TSH, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, ACTH का तो ग्रोथ हार्मोन से कोई लिंक नहीं है। Next, a cardiology procedure involves placing a pacemaker lead through the coronary sinus. Into which cardiac chamber will the lead most likely pass? A, right atrium, B, right ventricle, C, inferior vena cava, D, left ventricle. सो कार्डियोलॉजी प्रोसीजर में आप एक पेस मेकर लीड डाल रहे हो कोरोनरी साइनस से, किस कार्डिक चैम्बर में वो जाएगी? ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। कोरोनरी साइनस की बात हुई है ना, और उसके बाद वहाँ से डालनी शुरू की है तो राइट वेंट्रिकल में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये टेबल दिया है उन्होंने ऑटो एंटीबॉडीज़ और जिन डिजीज़ में होता है उनका, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन होगा। Next question, a patient presents with a stab wound in the left fifth intercostal space close to the sternum. Which cardiac structure is most likely injured? So A, right atrium, B, right ventricle, C, left atrium, D, left ventricle या E, interventricular septum. तो stab wound अगर है left fifth intercostal space के अंदर close to the sternum, left side पे है, just close to the sternum, राइट वेंट्रिकल इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं हो सकता, वो बिल्कुल स्ट्रेनम के साथ नहीं है, वो थोड़ा सा लैटरली होगा। लेफ्ट एट्रियम भी नहीं हो सकता, राइट एट्रियम भी नहीं हो सकता। सो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे वेंट्रिकल की पोजीशन आती है और वो राइट वेंट्रिकल की होती है। B would be the right option. A patient diagnosed with CREST syndrome, limited systemic sclerosis, is tested for autoantibodies. Which antibody is most commonly associated? A, anti-double-stranded DNA, B, anti-Smith antibody, E, C, anti-centromere antibody, D, anti-histone, E, anti-Jo1. So CREST syndrome जो limited systemic sclerosis है उसमें क्या होता है? C, anti-centromere would be the right option. ठीक है, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये ज़्यादा SLE वगैरह में होता है, एंटी स्मिथ भी उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient presents with deep rapid breathing, small respiration along with metabolic acidosis. What is the most likely diagnosis? DK तो नहीं है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस, अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे है, उससे पहले हम लोग जो ऑटो एंटीबॉडीज़, बल्कि उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, बी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एल्कोलोसिस या फिर COPD। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, DK वुड बी द राइट ऑप्शन। DK में पेशेंट ऐसे रैपिड और डीप ब्रीदिंग लेता है। सो रैपिड और डीप ब्रीदिंग वाले पैटर्न को हम स्मॉल कहते हैं, और स्मॉल रेस्पिरेशन की वजह से ये रिस्पॉन्स में होती है।
कि बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा है उसके रिस्पॉन्स में। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बॉडी चाहेगी कि वो बॉडी के अंदर जो एसिड है वो कम कर दे। वो किस तरह कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड लोअर करेगा, दैट इज़ द एसिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो पीएच कम है तो एसिडोसिस है और स्टिमुलेट हो जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉश आउट करे ना कार्बन डाइऑक्साइड को। ज़्यादा वेंटिलेशन होगी तो ब्लो ऑफ करोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, हाइड्रोलाइज होके एच पॉजिटिव बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। लेस कार्बन डाइऑक्साइड जब होगी तो लेस एसिड होगी और फिर इस तरह पार्शियल कंपनसेशन करेक्शन हो जाएगी पीएच की। अब पिछले पेज पे जो हम ऑटो एंटीबॉडीज़ छोड़ के आए हैं वो कर लेते हैं, उनकी डिजीज़ करते हैं, बिकॉज ए वेरी हाई यील्ड। कोई ना कोई एमसीक्यू सी एक टेबल में से आ जाएगा और आसान मार्क्स हैं। ठीक है, सिर्फ याद करना है आपने। एंटी पोस्ट साइनाप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, वेरी इजी। जो पोस्ट साइनाप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बनती हैं वो मायसीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। नेक्स्ट जो एंटी प्री साइनाप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स में बनती हैं वो लैम्बोर्टिटर मायसीनिक सिंड्रोम में बनती हैं। जो एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 है ये एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में बनती है, वेरी इजी। एएनए नॉन स्पेसिफिक है, काफ़ी चीज़ों में होती है। नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एंटीबॉडी है, एसएलई के साथ एसोसिएशन है। नेक्स्ट एंटी कार्डियोलिपिन या ल्यूपिस एंटीकोगुलेंट, तो ये थोड़ी स्पेसिफिक है, एसएलई में होती है। दूसरी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में भी होती है। तो एंटी फॉस्फोलिपिड में हमने अब 3 पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ा जो कि बहुत स्पेसिफिक थी, उसके लिए एंटी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन 1, और दूसरी एंटी कार्डियोलिपिन या ल्यूपिस एंटीकोगुलेंट। जो एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या एंटी स्मिथ हैं ये एसएलई में होती हैं। एंटी हिस्टोन वाली ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपिस में होती हैं। एंटी U1 RNP जो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है ये मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में होती है। तो ये न्यू है, ये आपको याद रखनी है। एंटी U1 राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की है ऑटो एंटीबॉडी। रोमोटॉइड फैक्टर, रोमोटॉइड फैक्टर होता क्या है? रोमोटॉइड फैक्टर बेसिकली IgM एंटीबॉडी है अगेंस्ट IgG-FC रीजन, और एंटी CCP जो ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये दोनों रोमोटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं। तो रोमोटॉइड आर्थराइटिस में एंटी CCP या फिर रोमोटॉइड फैक्टर होता है। नेक्स्ट एंटी रो या एंटी ला, जो एंटी रो SSA और जो एंटी ला SSB है वो शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर होती है। जो एंटी SCL70 है ये जैसे नाम शो कर रहा है उसका स्क्लेरोडर्मा एसोसिएटेड डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, और एंटी SCL70 एंटी डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 होती है। सो डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनती है स्क्लेरोडर्मा में। जो एंटी सेंट्रोमेयर वाली होती है वो क्रेस्ट के लिए होती है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा वाले के लिए। जो एंटी सिंथेटेज एंटीबॉडी होती है एंटी जो 1, या जो एंटी SRP है, एंटी हेलिकेज है, एंटी माइटू, ये पोलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस में होती है। तो ये सबसे अलग है। एंटी जो 1, एंटी माइटू, एंटी SRP, एंटी हेलिकेज, एंटी सिंथेटेज, पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल में अगर देखें तो वो प्राइमरी बिलरी कॉलेंजाइटिस में होती है, और एक और बात प्राइमरी बिलरी कॉलेंजाइटिस की कि इसकी एसोसिएशन अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ होती है। नेक्स्ट एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी या एंटी लिवर और किडनी माइक्रोसोमल 1 की अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में होती है। ठीक है, सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है a patient is found to have hypernatremia with hypokalemia on laboratory testing. Which condition is most likely responsible? A. Addison disease, B. SIADH, C. Conn syndrome, D. diabetes insipidus, E. renal failure। तो अगर हाइपरनेट्रीमिया है बॉडी में विद हाइपोकेनीमिया तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। एल्डोस्टेरोन ने सोडियम रिटेंशन और पोटेशियम एक्सक्रीशन करानी थी। तो इन ऑप्शंस में सी वुड बी द राइट ऑप्शन, कॉन सिंड्रोम। नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरपिगमेंटेड स्किन लीजन्स पर इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो हाइपोनेट्रीमिया है और साथ में हाइपरपिगमेंटेड स्किन लीजन्स है, क्या हो सकता है? ए कुशिंग सिंड्रोम, बी कॉन सिंड्रोम, कौन नहीं हो सकता, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया नहीं है। सी एडिसन डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट डी SIADH या फिर डी डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं हो सकता, SIADH नहीं हो सकता, एडिसन डिजीज़ वुड बी द राइट ऑप्शन। आपके एडिसन डिजीज़ के अंदर क्रॉनिक इंसफिशेंसी चल रही है
जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन नहीं निकल रहा और पीछे से ACTH बहुत ज़्यादा फिर होगा, और उसमें क्योंकि MSH भी साथ ही प्रोपियोमोलानोकॉटिन से ही आपके MSH और ACTH बन रहे होते हैं, तो हाइपर पिगमेंटेशन MSH से होती है। इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेड स्किन लीयंस है, हाइपोनेट्रीमिया है क्योंकि एल्डोस्टेरोन भी नहीं है, तो सोडियम रिटेंशन नहीं हो रही है, तो सी एडिसन वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कुशिंग सिंड्रोम में ना हाइपर कोर्टिसोलिज्म के फीचर्स आने थे, ट्रंकल ओबेसिटी होनी थी, पिगमेंटेड तो हो सकती थी वहाँ पे लेकिन हाइपोनेट्रीमिया नहीं होना था। SIADH तो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन है जिसमें हाइपर रीएब्जॉर्प्शन आपकी वाटर की होने की वजह से हाइपोनेट्रीमिया था, लेकिन हाइपरपिगमेंटेड ना होता उसमें लीयंस। डायबिटीज इंसिपिडस में तो सिनेरियो ही और है। नेक्स्ट, इन नॉर्मल फिजियोलॉजी बाइल एसिड्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर आर मेनली प्रेजेंट इन विच फॉर्म्स। नॉर्मल फिजियोलॉजी में गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल एसिड्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? A conjugated with glucuronic acid, B cholesterol ester, C conjugated with glycine, या फ्री अनकॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद भी साथ में कर लिया करें। सी वुड बी द राइट ऑप्शन। गॉल ब्लैडर के अंदर नॉर्मली ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं बाइल एसिड्स, ठीक है, नॉट विद ग्लूकोरोनिक एसिड, नॉट विद कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। अनकॉन्जुगेटेड वाला ऑप्शन तो वैसे ही ख़राब था, तो आप दो जगह पे कंफ्यूज हो सकते थे, या ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंफ्यूज हो सकते थे या ग्लाइसिन के साथ कंफ्यूज हो सकते थे। सो सी कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन है प्राइमरी बिलियरी एसिड्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी बिलियरी एसिड जो होते हैं जैसे कॉलिक एसिड, कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड, ये लिवर के अंदर बनते हैं सबसे पहले, फिर बाइल के अंदर सिक्रीट होने से पहले ये कॉन्जुगेट होते हैं ग्लाइसिन के साथ, मेजरली इन ह्यूमंस, या टॉरिन के साथ। तो ग्लाइसिन या टॉरिन के साथ, मेजरली उसमें भी ग्लाइसिन ही है। इसकी वजह से जैसे ये कॉन्जुगेट होते हैं ना, इनको सॉल्ट्स कहते हैं, दिस फॉर्म्स बाइल सॉल्ट्स। अब फ़ायदा क्या हुआ इसका कि ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे फैट इमल्सिफिकेशन में, और लेस टॉक्सिक होंगे टू दी हेपेटोसाइट्स। सो देयर इज़ अ रीज़न कि हम कॉलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड को ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं और बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, a patient develops severe watery diarrhea after recent antibiotic therapy. Colonoscopy shows pseudomembranes in the colon. Which drug is most commonly associated with this complication? A. Ciprofloxacin, B. Azithromycin, C. Gentamicin, D. Vancomycin, या A. doxycycline। ठीक है, वाटरी डायरिया है एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद, और सूडोमेम्ब्रेन्स भी दिखनी है, तो विच ड्रग इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है? ए. सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब ये ध्यान रखना है कि जल्दी से बच्चे ना वैंको लगा देते हैं कि उनको लगता है कि शायद ट्रीटमेंट पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट द कॉज, किस वजह से हुआ है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन थेरेपी के बाद क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल होता है। अगर वो पूछते कि ट्रीटमेंट, तो अवेलेबल ऑप्शंस में से हम वैंको करते। फ्लोरोक्विनोलॉन्स, क्लिंडामाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन कॉमनली सी डिफ कॉज करते हैं, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में से था, ऑप्शन ये लगा दिया। क्लिंडा ऑप्शन होता क्लिंडा लगा देते, सेफ्लोस्पोरिन कोई मेंशन होता वो लगा देते। Next, a patient presents with a painful vesicular rash over the lower lip. Which nerve is most likely involved? A. Infraorbital nerve, B. Mental nerve, C. buccal nerve, D. lingual nerve, या E. auriculotemporal nerve। अगर पेनफुल वेजिकुलर रैश लोअर लिप के ऊपर है, ठीक है, पोजीशन देखें लोअर लिप के ऊपर है, तो कौन सी नर्व वहाँ पे होती है? इंफ्रा ऑर्बिटल, बक्कल, लिंगुअल, ऑरिकुलोटेम्पोरल, कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे? बक्कल नर्व में कंफ्यूज हो सकते हैं, लिंगुअल तो चलो नहीं लगाएंगे, या इंफ्रा ऑर्बिटल में हो सकते हैं। बी, मेंटल में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंडिबल पे आपको याद होगा एक कैनाल थी, मेंटल फॉरामेन पड़ी थी, दैट वाज अराउंड द लोअर लिप, मैंडिबल वाली साइड पे, ठीक है, तो वहाँ से मेंटल नर्व आपकी होती है, मेंटल नर्व वुड बी द राइट ऑप्शन। इंफ्रा ऑर्बिटल तो ऊपर चली गई है ना, अपर लिप का नहीं पूछ रहे, वो मैक्सिलरी एरिया का नहीं पूछ रहे, दे आर आस्किंग अबाउट द लोअर लिप, तो वहाँ पे मैंडिबल की मैंडिबुलर फॉरामेन मेंटल नर्व होगी, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a painful vesicular rash on the lower lip is most commonly due to herpes simplex reactivation affecting the sensory distribution of the trigeminal nerve की third distribution, that is your mandibular nerve।
तो HSV रीएक्टिवेट हुआ और फिर लोअर लिप पे लियन बन गई। मेंटल नर्व टर्मिनल ब्रांच होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की, और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व मैंडिबुलर नर्व से आ रही होती है और ये एग्जिट करती है मैंडिबल से थ्रू द मेंटल फोरामेन, सप्लाई करेगी चिन के स्किन को, लोअर लिप को, एंटीरियर मैंडिबल के जिंजावा को। नेक्स्ट, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑन विच क्रोमोसोम? क्रोमोसोम 21, 18, X chromosome, Y chromosome, chromosome 13. So C, X chromosome would be the right option. ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी X क्रोमोसोम के ऊपर होती है, ठीक है। सो डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन शॉर्ट आर्म ऑफ दी एक्स क्रोमोसोम पे होती है, XP21। बाकी ऑप्शंस देखें तो क्रोमोसोम 21 पे डाउन सिंड्रोम होना था, 18 पे एडवर्ड्स, 13 पे पैटू। वाई क्रोमोसोम पे कोई डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।